In this lecture, we will discuss variation of kappa, specific conductance, lambda m, molar conductance, and lambda eq, the equivalent conductance with dilution, or you can say with the concentration. Both are same thing. With the dilution means when you dilute any solution, that concentration will decrease. So you can say it's variation with respect to dilution or with respect to concentration. So there are mainly 2 points. Number one is conductivity or specific conductance, kappa, that of any electrolyte that decreases upon dilution. Okay, when you dilute the solution, it decreases. So why it is so? So what is the specific conductance? The conductance of all the ions present in 1 centimeter cube of the solution. तो जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. व्हेन यू डिल्यूट इट, सपोज यू डिल्यूट इट टू मेक वन मोर क्यूब, है ना. नाउ वी हैव 2 क्यूब्स. व्हेन यू डिल्यूट इट you get one more cube out of it, like this. So like this you get one more cube, 2 cubes. Now the number of ions that become half. तो एक क्यूब के अंदर तो नंबर ऑफ आयंस हाफ रह गए. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस कितने हैं. ज्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. जब आपने डिल्यूट किया तो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में वाटर डाल के इसको डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं. जैसे मान लो 50 है तो अभी भी 50 है, लेकिन ये जो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में अब कितने प्रेजेंट होंगे, इसमें अगर 50 है तो इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, एक में तो 25 ही प्रेजेंट हुए. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी कम हो गई. दैट्स व्हाई द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिक्रीजेस अपॉन डिल्यूशन. जैसे आप डिल्यूट करते जाओगे, कप्पा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, है ना. ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इनकी जो कंडक्टिविटी है ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इंक्रीज अपॉन डिल्यूशन, ये बढ़ जाती है. ये क्या हो जाती है, डिल्यूशन करने से बढ़ जाती है. जैसे अगर हम फार्मूला लिखें, मैं मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लिख रहा हूं. अब इसमें आपको 2 चीज नजर आ रही है जो डिल्यूशन से चेंज होगी. 1000 तो चलो कांस्टेंट है, कप्पा है ऊपर और नीचे एम है मोलैरिटी. मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. अगर आपने इस सोल्यूशन को डिल्यूट कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कम हो जाएंगी. तो जैसे ही आप डिल्यूट करोगे तो कप्पा की वैल्यू भी कम होगी, ऊपर बढ़ा एम की वैल्यू भी कम होगी. तो उस हिसाब से फिर लैम्डा एम की वैल्यू भी कम होनी चाहिए. लेकिन लैम्डा एम हमने लिखा है कि ये बढ़ रहा है. व्हाई? बिकॉज effect of decrease in molarity is more than on the equivalent specific conductance. molarity पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी. जैसे ज्यादा डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेट इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा, ये तो बढ़ेगा, है ना. ऐसा ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी यही दोनों, उसमें नॉर्मेलिटी आ जाएगी. तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दे आल्सो डिक्रीज upon dilution. Kappa also decrease upon dilution, but the effect of decrease in molarity is more. That's why lambda m and lambda eq they increase upon dilution. अब बात करें कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका रीजन क्या है. अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, whether the electrolyte is strong or weak. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? which dissociate completely, means 100%, almost 100% associate. और weak कौन होता है? which dissociate up to certain extent, मतलब less than 100%, 100% से कम.
80 भी हो सकता है, 70% एसोसिएट हो सकता है, 90 हो सकता है, उसको वीक बोलते हैं। अब चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी दोनों की ही बढ़ेगी व्हेन यू dilute द सॉल्यूशन। हाँ, रीजन अलग अलग है ना। रीजन क्या है? अगर हम रीजन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन क्या है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब आप इसको डिल्यूट करोगे नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, है ना। नंबर ऑफ आयंस तो इसमें नहीं बढ़ेंगे जितने, बिकॉज वो ऑलरेडी 100% एसोसिएटेड है, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन क्या होगा, आयंस हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस डू नॉट चेंज, है ना। तो फिर होगा क्या कि व्हेन यू डिल्यूट द आयंस बिकम फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ही डिल्यूट करोगे आयंस दैट, ओके हम लिख दें डिस्टेंस बिटवीन आयंस दैट इंक्रीजेस। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में थी वो कम हो गई, और उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगी तो नाउ द आयंस कैन मूव फ्रीली इंडिपेंडेंटली, दे कैन मूव फास्टर, दैट्स व्हाई द कनेक्टिविटी इंक्रीज। सीधी सी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे जब आप डिल्यूट करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस तो उसमें पहले ही 100% है, उससे ज्यादा क्या एसोसिएट होगा, है ना। फिर क्या होगा, जब हम डिल्यूट करेंगे तो जितने भी आयंस हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो पहले पास थे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक दूसरे को खींच रहे थे, है ना। अब वो थोड़े दूर हो गए तो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। नाउ दे कैन मूव फास्टर, एंड व्हेन दे कैन मूव फास्टर द कनेक्टिविटी विल इंक्रीज। दिस इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो रीजन आपका सीधा ही है कि उसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब आप डिल्यूट करोगे डेसोसिएशन बढ़ जाएगी। अगर उसकी डेसोसिएशन 70% है तो वो 80 भी हो गई, तो कितने आयंस बढ़ गए, जितने आयंस ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए कंडक्टिविटी की अगर हम वेरिएशन स्टडी करते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ती तो है दोनों केसेस में, लेकिन किस केस में ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा अगर हम डिस्कस करें तो वो आएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बढ़ते हैं, है ना। तो इसको एक कर्व की फॉर्म में मैं बना रहा हूं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन भी है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एप्लीकेबल होती है। जैसे मान लो ये कर्व है एक हमारे पास, किस किस के बीच में है, ये √C है कंसंट्रेशन, और इस साइड में लेते हैं लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से ऐसे लाइन लगा दी मैंने। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है KCl, थोड़ी सी ज्यादा स्लैंटिंग लगा दी, ऐसे लगा दी थी। दिस इज फॉर KCl। KCl इज आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है भाई, 0। तो यहाँ पे फिर कंडक्टिविटी कितनी होगी, कंसंट्रेशन 0 का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डिल्यूशन, ओके। कंसंट्रेशन 0 मीन्स इनफाइनाइट डिल्यूशन। जैसे मान लो आपके पास एक गिलास वाटर है, उसमें आपने 10 ग्राम या 2 चम्मच चीनी के डाल दिए, तो वो मीठा हो जाएगा पानी। अब उसमें 1 लीटर पानी और डाल दो, है ना। तो जो मीठा लग रहा था आपको कम हो गया, 1 लीटर और डाल दो, एक और डाल दो। एक स्टेज पे आपको ऐसा लगेगा कि उसमें शुगर है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड 0 कंसंट्रेशन। और वो कब लगेगा, जब हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देंगे, उसकी बहुत ज्यादा डिल्यूट कर देंगे। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा m 0 मतलब 0 कंसंट्रेशन। और इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है लैम्डा m इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी है हमारे पास, वो क्या है, लैम्डा mc
lambda m infinity infinity means at infinite dilution a root c। तो इसमें लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट ऑफ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन सी। ओके, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या हो गया आपका, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सी क्या हो गया आपका, कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर की फॉर्म में कंसंट्रेशन, और ए है यहाँ पे कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने कर्व जो है वो ये सी है, इसके और इसके बीच में कर्व ड्रॉ किया है, तो ये माइनस ए इसकी स्लोप आ गई और ये इंटरसेप्ट हो गया, ये जिसको बोलते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर इसी पे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ड्रॉ कर दूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसा बनेगा, दिस इज एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो आप इनफाइनाइट डिल्यूशन पे फाइंड नहीं कर सकते, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इन कर्व से ये भी बात क्लियर हो जाती है कि ऑन डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ती है। जैसे डिल्यूशन क्या मतलब क्या है कि आप इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, इस साइड जाओगे तो डिल्यूशन ही हुई ना, कंसंट्रेशन कम हो रही है, अप्रोचिंग जीरो। तो जैसे जैसे आप डिल्यूट कर रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, यहाँ ज्यादा बढ़ रही है इस केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में उसका जो इंक्रीज है वो कम है। रीजन पहले हमने कर लिया कि स्ट्रॉन्ग के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते नहीं, सेम ही रहते हैं, लेकिन वीक में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे जो नोट कर सकते हो आप कि स्ट्रॉन्ग के केस में आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम ग्राफ, है ना, यू कैन सी कंसंट्रेशन जीरो पे वो है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये ग्राफ जो है वो इस लाइन को कट ही नहीं करेगा ना। आप कितना भी इसको एक्सट्रापोलेट करते जाओ, दैट विल नॉट कट दिस एक्सेस। तो इट मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट molar conductivity and finite dilution of weak electrolyte by extrapolating the graph। हम एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड ही नहीं कर सकते कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये फिर कैसे करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो ये एक लॉ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पूरा लॉ और उसके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे।